नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एनटीए नेट के हिंदी के सिलेबस में हमने गोदान आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद का। और इससे पहले हमने कहानियाँ पढ़ा दिया है, मतलब जो भी एनटीए नेट के सिलेबस में है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हमने उपन्यास की शुरुआत की है और ये तीसरा उपन्यास है। तो इस उपन्यास का हम पात्र परिचय, सारांश और कथन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले इस उपन्यास में होरी नाम का एक किसान मेहनत मजदूरी करता है और अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन भाग्य का मारा होरी बहुत से कर्ज के तले दबा होता है। वह राज सेठ के यहाँ भी काम करता है। कई वर्षों से होरी की एक ही लालसा होती है कि उसके घर पर भी एक गाय होनी चाहिए, ताकि उसके बच्चे भी दूध और दही खा सकें। एक बार सड़क पर चलते चलते होरी को अपना मित्र भोला मिल जाता है। तभी भोला बताता है कि उसके यहाँ इतनी गाय हो गई हैं कि उसकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। भोला की पत्नी भी मर चुकी होती है और भोला होरी से पुनः एक दुल्हन तलाशने की बात करता है ताकि वह उससे शादी कर सके। होरी इसी बात का फ़ायदा उठाकर कहता है कि भोला, तुम्हें दुल्हन की तलाश है और मुझे एक गाय की। वैसे भी तुम्हारे यहाँ इतनी सारी गाय की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे अपनी एक गाय दे दो और बदले में मैं तुम्हारे लिए दुल्हन अवश्य ही ढूंढ लूँगा। भोला इस बात के लिए मान जाता है और उसे कहता है कि दुल्हन वाली बात मत भूलना। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। भोला की विधवा बेटी झुनिया होरी के बेटे गोबर से प्रेम करने लगती है और गोबर उसे घर से भगाने का विचार बना लेता है, परंतु वह डर के मारे उसे अपने घर के सामने ही छोड़कर और माँ बनाकर शहर की ओर भाग जाता है। होरी की पत्नी धनिया धर्म पर चलते हुए उसे बहू स्वीकार कर अपने घर पर रख लेती है, परंतु भोला को यह बात अच्छी नहीं लगती और होरी के सामने शर्त रख देता है कि वह मेरी बेटी नहीं है, तुम भी उसे अपने घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो हमारी मित्रता टूट जाएगी। इसके साथ ही तुम्हें मेरी दी हुई गाय का मूल्य चुकाना होगा। लेकिन होरी ऐसा कुछ भी नहीं करता और भोला होरी से अपनी गाय के दाम मांगने लगता है। और पंचायत में भी झुनिया के कारण होरी और उसके परिवार की बहुत बेइज्जती होती है। पंचायत में दंड के अनुसार होरी को अपनी खेती की आधी फसल पंचायत को देनी पड़ती है, जो कि गांव के ही कुछ लोगों का षड्यंत्र था। होरी का भाई भी षड्यंत्र कर उसकी गाय को चारे के साथ विष दे देता है और गाय खत्म हो जाती है। और इस तरह होरी के पास अब कुछ भी नहीं बच पाता। वह फिर से मजदूरी करने लगता है। गोबर के वापस आने के बाद गोबर सब कुछ ठीक करने की सोचता है। वह अपने पिता का सारा कर्ज चुका देता है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और वह पैसे कमाने के लिए वापस शहर को लौट जाता है। यहाँ होरी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जिसके फलस्वरूप होरी की दो बेटियाँ सोना और रूपा को, एक्चुअली यहाँ पे सपना दिया है लेकिन सपना नहीं, सोना है, सोना और रूपा को खेतों में कार्य करना पड़ता है। और कुछ दिन बाद होरी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के पश्चात पंडित द्वारा यह मांग की जाती है कि होरी की पत्नी धनिया अपनी बिरादरी वालों को भोजन व क्रियाक्रम करने वाले पंडित को एक गाय दान में देगी। तभी धनिया सोचती है कि जीते जी तो उन्हें गाय का सुख प्राप्त नहीं हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात भी यह पंडित गाय दान में देने को कह रहा है। पंडित बिना गाय लिए क्रियाक्रम करने से मना कर देता है और होरी की पत्नी धनिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो ये इस उपन्यास का सारांश है, जो यहीं पे ख़त्म होता है। और अभी हम इसका पात्र परिचय वगैरह देखेंगे। अभी हम उपन्यास के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सन 1936 में प्रकाशित गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। प्राय सभी आलोचकों का यह मत है कि गोदान प्रेमचंद के उपन्यासों का शीर्ष मणि है। इसमें उपन्यास कला अपने पूरे वैभव और सौंदर्य के साथ प्रकट हुई है। तो ये उपन्यास 1936 में प्रकाशित हुआ था और मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान को लिखने का उद्देश्य गांधी जी के राम राज्य जैसे समाज की स्थापना करना है, जहाँ अत्याचार, अन्याय, शोषण, सामाजिक
विषमताओं और विरूपताओं से रहित हो। तो अभी हमने उपन्यास के बारे में देखा, अभी हम उपन्यास की कथा वस्तु देखेंगे। कथा वस्तु इस प्रकार है। गोदान उपन्यास की कथा औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक कुरूपता, शोषण, अत्याचार से उत्पन्न भारतीय कृषक जीवन के संघर्ष की कथा है। इसमें दो कहानियाँ साथ साथ चलती हैं, एक ग्राम जीवन से संबंधित और दूसरी शहरी जीवन से संबंधित। गुलाब राय के विचारों के अनुसार ग्रामीण कथा को मुख्य और नगर कथा गौण अथवा प्रासंगिक मानते हैं। इन दोनों कहानियों का संबंध स्थापना राय साहब और गोबर द्वारा होता है। राय साहब के यहाँ रामलीला देखने के लिए नगर के संभ्रांत और गोबर मजदूर बनकर जाता है, वहाँ इन लोगों के संपर्क में आता है। इस प्रकार हुए दोनों कथाएं एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। गोदान उपन्यास प्रधानतः ग्रामीण जीवन का उपन्यास माना जाता है, फिर भी इसमें नगर कथा को जोड़ने का क्या कारण था, यह प्रश्न आलोचकों ने उठाया है और इसके उत्तर अलग अलग दिए हैं। इनमें से अधिकांश की यह धारणा रही है कि नागरिक कथा उपन्यास की कथा वस्तु के संगठन को शिथिल बना देती है, मूल कथा से उसका तारतम्य नहीं बैठ पाता, परंतु यह आलोचना करने का शुद्ध शास्त्रीय दृष्टिकोण है। प्रेमचंद गोदान में भारतीय सभ्यता का समग्र चित्र उतारना चाहते थे, जिसका मुख्य भाग गांव में बिखरा पड़ा है। उन्होंने इसमें किसानों के होने वाले उस शोषण का चित्रण किया है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से तो जमींदार करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से नगर वाले। राय साहब खन्ना की मिल के शेयर खरीदते हैं और शहरी मित्रों को दावत देते हैं, अधिकारियों को डालियाँ पहुंचाते हैं। आखिर यह सब कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? स्पष्ट है कि किसानों से आता है और विलास आदि के उपकरणों एवं अधिक धन कमाने की लालसा से खिंचकर नगर चला जाता है। इस तरह प्रेमचंद अगर नगरी कथा को ना लाते तो शोषण के चक्र का यह चित्र अधूरा ही रह जाता। ग्रामीण जीवन शहरी जीवन की तुलना में अधिक सुंदर, पवित्र और सादा होता है। नगरों में विलास है, सौंदर्यीकरण है, इसलिए पाप है। ये सारी बात दिखाने के लिए गोदान में शहरी कथा को जोड़ना कला एवं उद्देश्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था और यही प्रेमचंद ने किया। और उसके बाद हम अभी चरित्र चित्रण देखेंगे। कथा वस्तु समाप्त होता है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण की दृष्टि से तो प्रेमचंद का गोदान में असाधारण सफलता प्राप्त हुई है। ऐसी वाजपेयी जी का कहना है, उनके पात्र कठपुतली न होकर रक्त मांस के बने सजीव व्यक्ति हैं। पात्रों के चरित्र में सर्वत्र गतिशीलता है, वे स्थिर नहीं हैं। यद्यपि होरी को इस उपन्यास का नायक माना जाता है, मगर प्रेमचंद ने किसी एक ही पात्र को प्रमुखता नहीं दी है, बल्कि कुछ विशिष्ट पात्रों को परिपूर्ण आदर्श के विभिन्न अवयवों के रूप में उपस्थित किया है और यह पात्र अपने अपने क्षेत्र में परिचित आदर्श हैं। होरी, धनिया, मालती, मेहता, सिलिया आदि। इनके सभी पात्र मानव हैं, लोकोत्तर प्राणी नहीं। सबसे पहला पात्र है जो मुख्य पात्र है, वो है होरी। होरी भारतीय किसान का मूर्तिमान सजीव चित्र रूप है। भारतीय किसान की समस्त विषमताओं का वह जीवंत प्रतिनिधि है। महाजनों का एक पूरा दल, दाता दीन, झिंगुरी सिंह, राय साहब, पुलिस पंच आदि सभी उसे चूसते हैं। होरी सदैव परिस्थितियों के सम्मुख नतमस्तक होता रहता है, कभी विद्रोह नहीं करता। उसकी सरलता, ईमानदारी, उदारता ही उसके चरित्र की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन जीवन भर संघर्ष करने वाले ऐसे प्राणी की मृत्यु पर 100 गौ भी दान करने का ना हो, इससे अधिक जीवन की विडंबना और क्या हो सकती है। धनिया होरी की पत्नी है। अभी ये दूसरी मुख्य पात्र है। होरी की पत्नी धनिया ऊपर से बादाम की तरह कठोर पर अंदर से मक्खन के समान कोमल है। वह एक सच्ची भारतीय नारी का रूप है जो जीवन भर अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, परंतु होरी की तरह अन्याय और अत्याचार को बिना विरोध किए नहीं रह सकती। वह जीभ की हल्की जरूर है, इसलिए साफ कहने वाली है। होरी पर प्रायः तीखे व्यंग कसती रहती है। गाय की हत्या के समय होरी के भाई पर इल्ज़ाम लगाती है
और बदले में होरी से मार खाती है। वह हृदय की कोमल है, इसलिए झुनिया के पांव पकड़ने पर उसे गले लगाकर आश्रय भी देती है। अन्य पात्रों में झुनिया, सिलिया आदि आकर्षक हैं। सिलिया समाज की दुर्व्यवहार की शिकार है, जाति से चमार होने पर भी आदर्श सती है। मिसेज खन्ना प्राचीन आदर्शों वाली नारी है। मालती प्रेमचंद के शब्दों में नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। वह खन्ना आदि को खूब उल्लू बनाती है। बाद में मेहता के प्रति आकर्षित होने पर उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। वह ग्रामीण सुधार में मेहता का साथ देती है और एक तितली देवी बन जाती है। अन्य पुरुष पात्रों में प्रोफेसर मेहता का चरित्र विशेष आकर्षक है। उनके चरित्र द्वारा प्रेमचंद ने यह दिखाया है कि किस तरह के लोगों को जनता की सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। मेहता निर्भीक और स्पष्टवादी है। मौका पड़ने पर वे राय साहब और खन्ना को उसके मक्कारी और धन लिप्सा के लिए खूब फटकारते हैं। स्त्री आंदोलन विषयक उनके विचार रूढ़िवादी हैं। मालती उनके संसर्ग में आकर तितली से त्यागमयी नारी बन जाती है। गोबर एक अल्हड़ और उग्र विचारों वाला एक 16 वर्षीय युवक है। वह अत्याचार को सहन न कर सकने के कारण नगर को भाग जाता है। तो होरी की बात खत्म हो गई है। अभी हम गोबर की बात कर रहे हैं, जो होरी और धनिया का पुत्र है। तो अभी किंतु वहाँ से भी निराश होकर अंत में गांव लौट आता है। वह नगर से अनेक बुराइयां भी सीख जाता है, परंतु नगर में रहने से उसमें एक नवीन राजनैतिक चेतना आ जाती है, जिसके कारण वह बड़े लोगों की असलियत को समझ जाता है। वह भाग्य और रूढ़ियों पर विश्वास करना छोड़ देता है। दाता दीन का चरित्र कला की दृष्टि से बड़ा सुंदर है। वह निर्मम, कठोर, स्वार्थी, लोलुप युवक है, जो धीरे धीरे खुद को बदलकर सिलिया का तप सफल कर देता है। अंत में जब पुनर्मिलन होने पर सिलिया उससे पूछती है कि तुम ब्राह्मण होकर एक चमारिन के साथ कैसे रहोगे, तो वह जवाब देता है, जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। राय साहब और खन्ना ढोंगी देशभक्तों के ज्वलंत प्रतीक हैं। उनके चरित्रों में धनी व्यक्तियों की सारी मक्कारी आ गई है। वे दोनों नाव में एक साथ पैर रखकर चलने वाले राष्ट्रवादी और जी हजूरी बजाने वाले प्राणी हैं। तंखा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले रईसों का एजेंट है। ओमकार नाथ खद्दरधारी ढोंगी संपादक है। मिर्जा खुर्शीद अली फक्कड़ और मनमौजी है। ग्रामीण पात्रों में बिसरू शाह, दुलारी, मंगरू शाह, झिंगुरी शाह, दाता दीन, नोखेराम आदि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस प्रकार गोदान के सभी पात्र शहरी और ग्रामीण युग जीवन का साकार चित्र उपस्थित कर देते हैं। पात्र परिचय के बाद कथोपकथन। कथोपकथन की दृष्टि से गोदान एक उत्कृष्ट कलाकृति प्रमाणित होती है। उसके कथोपकथन सर्वत्र सजीव, पात्रानुकूल, चरित्र को स्पष्ट करने वाले और कथा को गति देने वाले हैं। सोना और झुनिया के ननद भाभी के मजाक तथा झिंगुरी सिंह की नकल के कथोपकथन काफ़ी मनोरंजक है। झुनिया और गोबर के प्रेम से संबंधित बातचीत भी सरस और मार्मिक है। वातावरण। उपन्यास का वातावरण कैसा है? पात्रों के अनुकूल वातावरण की सृष्टि करने में प्रेमचंद अद्वितीय हैं। सोना का पति मथुरा और सिलिया चमारिन जब अंधेरे में मिलते हैं तो उस समय का चित्रण देखिए। बरोठे में अंधेरा था। उसने सिलिया का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा। सिलिया का मुंह उसके मुंह के पास आ गया था और दोनों की सांस और आवाज़ देह में कंप हो रहा था। ग्रामीण जीवन के चित्र तो इस उपन्यास में बड़े सुंदर और यथार्थ उतरे हैं। लू चल रही है, ये ग्रामीण जीवन की बात बता रहे। लू चल रही है, बगुले उड़ रहे हैं, धरती तप रही है, मगर किसान अपने खलिहान में कार्यरत है। कहीं मड़ाई हो रही है, कहीं अनाज उसा जा रहा है। कामगार अपने अपने हक के लिए चारों तरफ जमा है। एक किसान के घर का वर्णन देखिए। कोने में तुलसी का चबूतरा है। दूसरी ओर ज्वार के कई बोझ दीवार के सहारे रखे हैं। समीप ही ओखल के पास टूटा हुआ धान पड़ा है। खपरेल पर लौकी की बेल से लौकियाँ या लटक रही हैं। साड़ी में एक गाय बंधी है, साड़ी में आदि।
ग्रामीण जीवन के ऐसे चित्र उतारना प्रेमचंद की ही कलम का काम था, क्योंकि उन्होंने चित्र कल्पना में ना गढ़कर आंखों से देखकर खींचे थे। भाषा शैली, भाषा के क्षेत्र में तो प्रेमचंद सम्राट हैं। उनकी भाषा सरल, सुंदर, व्यंग और प्रवाह के कारण आदर्श मानी जाती है। यह तीखी, पैनी और मन पर प्रभाव डालने वाली होती है। यह जनसाधारण के जीवन से शब्द चित्र बनाती है। गोदान की भाषा में एक नया रस, लचक और यौवन सा आ गया है। वह अधिक परिष्कृत, मधुर और साहित्यिक हो गई है। एक उदाहरण देखिए। एक अविसार की मीठी स्मृतियाँ याद आई, जब वह अपने उन्नत उसासों में, अपनी नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकालकर उसके चरणों पर रख देता था। जुनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहाँ नर का मत आग्रह न था, न वो उद्दीप्त उल्लास, न शावकों की मीठी आवाज़ें, मगर बहेलिए का छल भी तो वहाँ न था। भाषा गांधीर्य का एक और उदाहरण देखिए। वैवाहिक जीवन के प्रभाव में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को माधुरी की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर भी मध्याह्न का प्रखर ताप आता है और छन छन कर बगुले उठते हैं और पृथ्वी का कांपने लगती है। लालसा का सुनहला आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राममयी है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का संध्या आरती वृतांत कहते और सुनाते हैं, तटस्थ भाव से, मानो किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं, जहाँ नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुँचता। गोदान में प्रेमचंद ने उत्कृष्ट कलाकार के सभी गुण दर्शाए हैं। उनकी शैली प्रौढ़ है, पात्र सच्चे और सजीव हैं, ग्राम जीवन को खूब समझते हैं। उनकी रचना में सरलता और गंभीरता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि गोदान प्रेमचंद की अचल कृति का तो यहाँ पे ये उपन्यास खत्म होता है और जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी गोदान उपन्यास में, मैंने वो आपको समझा दी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए और धन्यवाद।